हम इधर प्रोग्राम शुरू करते हैं शुरू करें क्या? सभी जी साथियों, सर, जी सर। जिस जिस मैं शुरू कर रहा हूँ। बाकी लोग माइक म्यूट रखेंगे अपना, प्लीज़। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट रखें और वीडियो भी। जिला संदर्भ समूह सामाजिक विषय व पर्यावरण अध्ययन के 3 दिवसीय कार्यशाला में आज ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत डाइट बड़कोट की ओर से सभी शिक्षक साथियों का और विशेषकर हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर पालू शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये एक अवसर है जब हम मानचित्र के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको कोई प्रश्न हो उस व्याख्यान के बाद तो उसको नोट करते रहेंगे और व्याख्यान के अंत में एक प्रश्नोत्तर का सत्र हम लोग रखेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो उस दौरान ही आप उसको जानने या पूछने का प्रयत्न करिएगा। मैं सभी शिक्षक साथियों की ओर से तथा संस्थान की ओर से डॉक्टर पालू शर्मा, प्रवक्ता जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चंपावत लोहाघाट का स्वागत करता हूं। आपने अपने अमूल्य समय इस संस्थान को देने का निर्णय किया और हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैम, यहाँ पे हमारे साथ ऑफलाइन मोड में 26 शिक्षक और ऑनलाइन मोड में अभी तो 11 हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जुड़ेंगे क्योंकि समय 3 बजे का है, तो जुड़ते रहेंगे। तो इन सभी शिक्षक साथियों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। साथियों, डॉक्टर पालू शर्मा वहाँ पाठ्यचर्या शोध एवं मूल्यांकन विभाग में की प्रभारी हैं, प्रमुख हैं उनके वहाँ की। आपने भूगोल में मास्टर डिग्री प्राप्त किया है। इसके साथ ही आपने शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, समाज कार्य और ग्रामीण विकास में भी परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। आपने पीएचडी में आपने भूगोल में डॉक्टरेट की है और साथ ही नेट भी क्वालिफाई किया है। आपका शोध में काफ़ी पकड़ है। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में 12 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आपने नैस की परीक्षा संपन्न कराई है उत्तरदायित्व के साथ। जो अभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नया बन रहा है 2020, उसकी आप प्रभारी हैं और उसमें प्रमुखता से कार्य कर रही हैं। आप निरंतर कार्यशालाओं का और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती रहती हैं। आपकी रुचि कुछ नया सीखने और पढ़ने में है और सिखाने में भी है, तभी आपने एक ही बार में हमारा अनुरोध स्वीकार किया है। तो मैं पुनः इनका स्वागत करते हुए इनसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर शर्मा मैम। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि भूगोल मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है, जिसे मैं खाली पढ़ने में ही नहीं, अपनी डेली लाइफ में भी मैं इसको चारों तरफ अपने पाती हूँ। इसका कारण यही है कि मेरा इससे जुड़ाव बहुत है। तो इस गूगल मीट में जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षक, डाइट प्राचार्य जी, और जिन्होंने मुझे जो है इसके लिए स्पेशली तौर से कहा, एसडी मिश्रा सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जैसा कि मैं लेटर देख रही थी, उसमें टीचर्स की डिमांड पर आपने इस सेशन को रखा है, मानचित्र के प्रयोग। तो बेसिकली अगर हम मानचित्र की बात करते हैं, तो मानचित्र बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें तो अपने आप में मानचित्र ही एक मतलब भूगोल की एक उपशाखा के रूप में, कार्टोग्राफी के रूप में जो है पढ़ा जाता है। तो अब मेरा जो मीट से जुड़े हुए लोग हैं और जो वहाँ ऑफलाइन मोड में अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि कोई भी एक साथी जो है, आप बेसिकली मानचित्र में क्या जानना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम माध्यमिक तक के शिक्षक हैं या शिक्षक बहन हैं, तो हमें एक बेसिकली बच्चों को पढ़ाते समय हमें मानचित्र में क्या चीज़ जाननी चाहिए?
इस तरह का कोई भी आपके मन में अगर प्रश्न है, तो अगर आप उस प्रश्न को मेरे सामने रखेंगे, तो मैं आपकी जो जिस चीज़ के लिए मुझे स्पेशली बुलाया गया है, तो मैं उस समस्या का समाधान जो है बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। तो कोई भी एक साथी प्लीज़ आप अपना माइक ऑन करके ज़रा अपने प्रश्न और अपनी क्वेरी रखने की कोशिश करेंगे। बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो? कोई भी एक साथी, क्योंकि देखिए, एक तो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में वैसे भी एक समस्या जो मुझे रहती है कि जो हम फिज़िकली जितना आपसे आई कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, उतना हम ऑनलाइन मोड में नहीं कर पाते हैं। तो हम आपकी नीड जो है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो उसे बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएँगे। तो प्लीज़ मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी कि आप में से जो आपको लगता है कि आपके बच्चों को मानचित्र पढ़ने में ये समस्या आती है, तो उससे रिलेटेड आप अपनी प्लीज़ क्वेरी रखिएगा, तभी मैं आगे का सेशन जो है स्टार्ट कर पाऊँगी। मैडम जी प्रणाम। मैं जयदेव सिंह चौहान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसाली, विकास खंडा गाँव। जी। हमारे यहाँ कक्षा 6 से 8 तक क्लास चलती है। हमारे यहाँ मानचित्र जो है जैसे मानचित्र के प्रकार बच्चों का भी दिक्कत होती है, और मानचित्र के घटक, मानचित्र कौन कौन घटक हैं, इनमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। जी, बिल्कुल। और कोई क्वेरी? और जैसे अक्षांश के संदर्भ का जो है सही ढंग से जो है वो नहीं कर पाते हैं। कोई और क्वेरी सर? मैं जितना देख पा रही हूँ 14 लोग जुड़े हुए हैं, 14 लोगों में से एक क्वेरी आई है। अभी 1-2 क्वेरी और हम ले सकते हैं। बेसिक जानकारी चाहिए मैडम जी ना। ये मैम कुछ मूलभूत जानकारियाँ भी मानचित्र के बारे में चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ मूलभूत जानकारियाँ जो मानचित्र के संबंधित है, तो उनको भी आप जी, जी। जी जी जी, मैं बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो है मैंने क्योंकि बुक्स जो है देखने की कोशिश की थी, जितना मुझे टाइम मिल पाया कल से। क्योंकि कल शाम लेट आपसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने कोशिश की है कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं, आपने जैसा मुझे बताया था कि जो है प्राइमरी से लेकर जो है माध्यमिक तक हमारे जो है शिक्षक साथी जुड़े हुए होंगे। तो मैंने कोशिश की है जब मैं बातचीत अब करने जा रही होंगी कि प्राइमरी पर भी यानी कि कक्षा 3 से अगर हम बात करते हैं, तो कक्षा 3 से लेकर जो है कक्षा 12 तक मानचित्र को पढ़ते समय अब मानचित्र हम अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे कि कक्षा 3 से अगर मैं बात कर रही हूँ 5 तक, तब जो है अलग स्थिति होगी मानचित्र के संदर्भ में जानने की और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की बच्चों की अलग डिमांड होती है मानचित्र को समझने की, उसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि 2 ही मुझे जो क्वेरी आई हैं, अगर हम जनरल बातचीत करते हैं, तो मानचित्र जो है कोई भी एक रिस्पॉन्स देंगे प्लीज़ कि मानचित्र से बेसिकली हम समझ क्या रहे हैं? क्या है मानचित्र? कोई भी एक शिक्षक साथी। पहले तो आप ऐसा कीजिए ना, हम ऐसा करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे के सारे अपने जो है वीडियो ऑन करें ताकि मैं देख पाऊँ। क्योंकि खाली सुनने से जो है मुझे नहीं लगता है एक तो मानचित्र ऐसा टॉपिक है जिसको ऑफ़लाइन मोड में जो है ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर हम सामने प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो मुझे ये फ़ीलिंग होगी कि मैं आपसे जो है फ़ेस टू फ़ेस ही बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग पहले अपना-अपना जो है वीडियो ऑन कर लीजिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते अब मैम। हम बातचीत करते हैं जी मैम। मानचित्र की। मैम नमस्ते। जी, नमस्कार जी सर, नमस्कार, नमस्कार। आपका प्रश्न था मैम कि मानचित्र क्या है। जी, तो सामान्य तौर पर किसी देश की जो भौगोलिक जो एक बनावट है वही मानचित्र है। जी, जी। सर कोई और मानचित्र से संबंधित कोई और ऐसी कोई डेफ़िनेशन जिसे हम खुद बना सकें? अगर हम मानचित्र क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन में भी, चाहे साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के हों, लेकिन आपको जो है मैप से रूबरू ज़रूर होना पड़ता है क्योंकि जैसे ही आप अपने
घर को बनाते हैं तब आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी किराए पर अगर आप मकान लेकर रहते हैं तब आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। अ, आपके ऑफ़िस तक पहुँचने में आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। जब आपने पहली बार जॉइन किया होगा अपने कहीं किसी भी स्कूल में जब आपने पहली बार जॉइन किया होगा, तब भी आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो मानचित्र अगर हम बात करें तो बेसिकली मानचित्र एक ऐसी विधा है जिसके बिना मुझे लगता है किसी भी काम को सही रूप से यानी कि एक्यूरेसी रूप में हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की डिमांड के आधार पर जैसे सर से बातचीत हुई थी, सर ने कहा नए स्लैश में जो है बच्चे हमारे जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो नहीं कर पाए थे। तो अगर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो उसका कारण क्या रहा होगा? कोई भी एक साथी कोई भी एक साथी हाँ मैम, मैं उसी संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ जो आपको प्रश्न है। जी, जी। मैप से संबंधित प्रश्न वास्तव में बहुत से बच्चों को उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह की हमारी एक आशा होती है। थोड़ी सी मैप को लेके बहुत अच्छी समझ हम लोगों की भी नहीं बन पाई है। एक तो ये कारण जी, है मैडम उसके पीछे। जी, जी, हमने मतलब थ्योरेटिकल जो उसका सैद्धांतिक जो पक्ष है वो रट लिया है या जान लिया है, लेकिन जो ये थोड़ा प्रैक्टिकल वाला जो पक्ष इसका रह जाता है, तो जी, जी जी उसमें थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस भी उस स्तर पर नहीं हो पाई है। जब हम माध्यमिक में थे या ग्रेजुएशन में थे तो थोड़ी सी वो जो एक पोर्शन हमारा वीक पोर्शन है, तो वो हमारे साथ भी है और इशू है वो, वही फिर बच्चों के साथ भी हो जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो सेंटेंस कहे उसमें से अगर मैं पूरे सेंटेंस का सार निकाल कर एक शब्द में उसे डालूँ, आपने एक शब्द यूज़ किया प्रैक्टिस। बेसिकली अगर हम मानचित्र की बात करते हैं, तो बिना प्रैक्टिस के मानचित्र ही नहीं सर कोई भी मतलब अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूर्व तैयारी करना ज़रूरी होता है और उसकी बार-बार तैयारी करना ज़रूरी होता है। तो मानचित्र भी उससे अलग नहीं है। अब जो है अगर हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आया कि मानचित्र के कौन-कौन से घटक होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर और किसी भी स्ट्रीम के होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मानचित्र में बार-बार प्रयोग में आते हैं और एक मानचित्र को पढ़ने से पहले आप किसी भी मानचित्र को बेहतर तरीके से तभी समझ पाएँगे जब उसे समझ पाएँगे। और समझने से पहले मैं अब स्लाइड थोड़ी-सी शेयर कर रही हूँ। फिर उसमें थोड़ी-सी क्वेरी होंगी, तो आप प्लीज़ सारे मुझे जो है वन भले एक सेंटेंस में कहिएगा, जितना आपको समझ पा रहे हैं आप उतना कहिएगा, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं बेहतर तरीके से जो है 1 सेकंड। प्रश्न दो करते रहिएगा लास्ट में पूछिए। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? सर कोई भी एक साथी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है हो रही है हो रही है जी। हो मेरी आवाज़ भी क्लियर है सब जी लोगों को? आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। जी। ये पूरी स्क्रीन पे नेक्स्ट नेक्स्ट ना? यहाँ से हाइड। सर ये जो आप बेसिकली सब लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैप लगाए हैं कुछ ना? तो क्या इन मैप लगाने का जो उद्देश्य है, ये सब मानचित्र है? सर क्या ये जितने भी मैंने लगाए हैं, भारत का मैप लगाया है, इंडिया का मैप लगाया है, उत्तराखंड का मैप लगाया है,
क्या हम इन दोनों को मानचित्र की श्रेणी में रख सकते हैं? रख सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं सभी। कुछ तो दिख नहीं रहा। रख सकते हैं। रख सकते हैं। हाँ, इन्हें मानचित्र ही है, एक्चुअली मानचित्र ही है। मानचित्र ये देखने में लग रहे हैं, लेकिन जो 2 शब्द हैं जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मान प्लस चित्र। यानी कि ये अभी चित्र की श्रेणी में है जब तक इसमें मान नहीं होता है। मान का मतलब है स्केल। किसी भी मैप को जानने से पहले, पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि उसमें स्केल ज़रूर हो। अगर आप इन मैप को देख रहे होंगे, इस भारत के अगर पूरे मैप को अगर आप देखेंगे, तो नीचे देखिएगा मैप नोट टू स्केल, यानी कि ये मैप बनाया गया है, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ, मैप का जो काम है बेसिकली, अगर इससे सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे भारत में कितने देश हैं, कितने हमारे जो है स्टेट जो लगे हुए हैं, कौन-कौन से कहाँ लगे हुए हैं, कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। एक चित्रात्मक रूप में मुझे ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें स्केल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ, तो इसमें भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड के सारे 13 जिले दर्शाए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक चित्र के रूप में है। लेकिन आम भाषा में क्या होता है कि हमें जो भी इस तरह से बनाई हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे हम मानचित्र कह देते हैं। लेकिन एज़ ए टीचर हमें पता होना चाहिए, या हम बच्चों को जब डील कर रहे हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है दोनों चित्र में और मानचित्र में डिफरेंट कर रहे हो। उसका रीज़न क्या है? अगर आप ही बच्चों को सही तरीके से, अगर नींव में ही अगर हम जिन्हें चीज़ों जो बेसिक जो कह रहे हैं ना, हम इस लेवल पर आने के बाद भी, वो आपकी नहीं, वो हमारी भी, क्योंकि हमने एज़ ए सब्जेक्ट रूप में पढ़ा है, तो हम इसे थोड़ा-सा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने ज्योग्राफी को एज़ ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियस है उसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। हम उसको उस तरीके से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट की बारीकियाँ होती हैं, वो तभी समझ में आती हैं जब आप उसमें डेप्थ में जाते हैं। तो ये बेसिकली क्लियर है। अब इसके बीच में ये जो लगाया है, ये क्या है? कोई भी एक साथी? ग्लोब। ग्लोब। तो ग्लोब। 2 शब्द से आप भी भिज्ञ होंगे, और आपके बच्चों से भी जब आप बातचीत करते होंगे तो 2 चीज़ों का यूज़ करते होंगे, ग्लोब और मानचित्र। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता होगा? कोई भी एक साथी? ये ग्लोब तो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, जबकि जी, मानचित्र एक, बिल्कुल। जी। ग्लोब तो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, जबकि मानचित्र एक उसमें दर्शाया गया है पेपर में या फिर चार्ट में। जी, जी। बहुत सही, काफ़ी हद तक जो है रिस्पॉन्स है। तो नो डाउट जो ग्लोब है, बेसिकली क्या है, अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो कोई भी मानचित्र जो है, अगर हम बात करें तो अपने आप में पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। क्योंकि वो क्या है, समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए पृथ्वी के किसी एक हिस्से को या किसी एक पार्ट को जो है लेकर बनाया जाता है। जबकि ग्लोब जो है पूरी तरह से पृथ्वी का मॉडल है। अगर उस मॉडल में और प्रतिरूप में क्या डिफरेंस है कि हम डायरेक्ट पृथ्वी को जैसे हमारी वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसी रूप में जो है हमें ग्लोब दिखाई देता है। नेक्स्ट। नहीं कर दो भाई। राणा जी, आवाज म्यूट कर लीजिए अपनी। सर थोड़ा-सा इसमें, क्योंकि मैं बार-बार फिर इसी बात को कहना चाहूँगी कि आप इसमें थोड़ा-सा जी कंसंट्रेट सर। करेंगे। आप म्यूट कर लीजिए सब लोग। एक तो ऑफ ऑनलाइन में जो है वैसे ही आवाज़ की थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। फिर ठीक उसमें भी अगर ठीक आप है, लोगों ठीक है की मैम। आवाज़ें आएँगी तो क्लियर नहीं हो ओके, पाएगा बहुत ओके अच्छा। मैम, थैंक्स, थैंक्स, ओके। अब बात आई है जो क्वेश्चंस या जो क्वेरी आई थी कि मानचित्र को के जो घटक हैं या अक्षांश और देशांतर क्या है? मोटे तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ, तो घटक से तात्पर्य, अगर मानचित्र के घटक आपने पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, तो मानचित्र के जो घटक होते हैं, वो मानचित्र को बनाने में सहयोग करते हैं।
वो 4 से 5, 10, 20 जितने भी हैं आप मान सकते हैं। हम 1 बाय 1 करके लेकर चलेंगे, जिसमें कि कंपल्सरी जो है, अगर हम मानचित्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें कंपल्सरी 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे पहले जैसे हाउ टू रीड, आप स्लाइड मेरी देख रहे होंगे, इसमें लिखा है हाउ टू रीड अ मैप, एक मैप को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है कप, आपको जो है कभी भी आँखें बंद करके बस इस कप शब्द को याद कर लीजिएगा। जब भी आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हो, कप शब्द को याद कीजिएगा और फिर उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है प्रोसेस कीजिएगा, तो आप देखिएगा काफ़ी हद तक आप बच्चों को जो है मानचित्र की समझ उनके अंदर विकसित कर पा रहे होंगे। अगर मैं 6 से लेकर 8th तक की बात करती हूँ तो मुझे एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले और दूसरे चैप्टर में ही मानचित्र की समझ और स्केल और इससे रिलेटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं। जितना कि हमें बच्चों के जिस लेवल पर हम पढ़ाते हैं या जिस लेवल के हमारे साथ बच्चे हैं उनको जानना और समझना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएँगे इसकी जो है फिर वही कि कार्टोग्राफी का पूरा एक ब्रांच है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में 12th तक के स्टूडेंट के रूप में हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए। जो कप है, इसका पहला जो सी है, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है करेक्ट टाइप ऑफ मैप, यानी कि मैप के बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। अगर इन्हें मैं बहुत मोटे तौर पर बाँटूँ, लेमैन की भाषा में बाँटूँ, तो सिर्फ़ 3 प्रकार के जो है एससीईआरटी से 3 प्रकार के मैप होते हैं। देखिएगा ज़रा 6 और 7th क्लास में पढ़ाने वाले अगर कोई भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो उनके जो है पहले चैप्टर में मानचित्र की जो समझ है, सामाजिक विज्ञान की जो है उसमें पहले चैप्टर में 3 तरह के मानचित्र बता रखे हैं। कोई भी एक साथी बताएँगे आप प्लीज़ मुझे? कोई भी एक साथी? कौन से हैं वो 3 मानचित्र? मैडम जी कक्षा 6 के जो है चैप्टर नंबर 4 में जो है पाठ है मानचित्र का। इसमें जो है जी, भौतिक नंबर का भौतिक मानचित्र जी, और राजनीतिक मानचित्र जी। और थेमेटिक मानचित्र, ये तीन एग्ज़ैक्टली बहुत अच्छा सर। तीन चैप्टर ये 3 चैप्टर्स, ये 3 बेसिकली अगर मोटे तौर पर हम बाँटते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 तरह के मैप होते हैं, फिज़िकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। इसमें से भी अगर हम थीमेटिक को हटा दें, तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाने में 12th तक की जो हमारी क्लासेस हैं, उसमें जो हम पढ़ाने में यूज़ करते हैं, सिर्फ़ 2 तरह के मैप यूज़ करते हैं। पहला मैप है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब है भौतिक मानचित्र। भौतिक से मतलब है कि जो आपके सराउंडिंग में जो नेचुरल रूप से जो हमारे चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला हर मानचित्र जो है भौतिक मानचित्र की श्रेणी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं नेस का, अगर आपने 2017 और अभी जो हमारा नेस हुआ है फिर 21 में, तो वो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों से, तो वो पूछे गए थे नदियों से रिलेटेड मैप पूछे गए थे। पूछे गए थे सर या कुछ और थे? ऐसा ही था कुछ? जी कोई भी एक। आप बीच-बीच में आप प्लीज़ रिस्पॉन्स करते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। पता चला मैं इधर से गाथा गाती रहूँ और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आए। नेक्स्ट में कुछ थे, कौन-कौन से क्वेश्चन थे? कोई भी एक साथी? किस तरह के क्वेश्चन थे मैप में? कोई भी एक साथी? पर्वत आप मुझे सुन पा रहे हैं? और पर्वत नदियाँ, पर्वत, नदियाँ और प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। जी कहने का मतलब ये है, सिर्फ़ आपसे जो क्वेरी कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि आप ताकि आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है साथ-साथ होती रहे और आपको चीज़ें रिकॉल हों कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या हम उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। फिज़िकल मैप में बेसिकली वही फिर रिपीट करूँगी मैं कि जो भी आपको नेचुरल रूप से चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें कि मानवीय हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं भौतिक मानचित्र में दर्शाई जाती हैं। न नदी हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए और आपकी जो है अगर हम बात करें मैदान हो गए, जी फॉरेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब फिज़िकल मैप में संरचनात्मक रूप से दिखाई जाती हैं। इसके बाद आता है राजनैतिक मैप।
राजनीतिक मैप में अगर जो अभी हमने फर्स्ट जो अपनी स्लाइड्स शेयर की थी, आपने देखा होगा कि चाहे वो उत्तराखंड था या हमारा जो है इंडिया था, दोनों में ही जो है हमने कोशिश की थी कि उसमें आपको सारे देश, यानी कि अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो 13 के 13 जिले आप लोग देख पाएँ। दूसरा क्या है, ऐसे ही अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो उसमें सारे के सारे आप राज्यों को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। लेकिन उसे मानचित्र इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसमें स्केल नहीं था। लेकिन अगर बेसिकली हम बात करें, तो इस तरह से कोई भी मैप जिसमें राज्यों को दर्शाया गया हो, राजधानियों को दर्शाया गया हो, ठीक है? ये मैप जो है राजनीतिक मैप की श्रेणी में आते हैं। जब भी आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप अपने क्लास में भले ही कोई-सी भी क्लास हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा 3rd से लेकर ऊपर तक, अगर कक्षा 1 और 2 को अगर हम छोड़ दें, तो कक्षा 3 से बच्चे इस योग्य हो जाते हैं कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ भी कर लेते हैं। तो आप वो उन्हें पढ़ाएँ ना पढ़ाएँ, लेकिन आप जो है अपने क्लास में या जहाँ पर भी आप ज़्यादा स्टूडेंट आपके एक्टिविटी में रहते हो, तो वहाँ पर जो है आप फिज़िकल और पॉलिटिकल ये 2 मैप को ज़रूर हैंग कीजिएगा। ये पहली डिमांड है जब हम बात कर रहे हैं सीयूपी कप की, ठीक है? कि आप जो है सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप करेक्ट मैप का प्रयोग करें। अगर आप नदी को दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है भौतिक मानचित्र की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसके साथ आपने मिक्सिंग वाला मैप खरीद लिया है, तो बच्चे और आप स्वयं उसको बहुत अधिक बेहतर तरीके से समझने में अक्षम होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रही होगी, अगर फ़िज़िकल की अगर आप मैप खरीदते हैं, तो ये 3 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो मैप जो है मिक्सिंग वाला मैप ना हो कि उसमें नदी भी दिखा रहे हैं, उसमें राज्य भी दिखा रहे हैं, ठीक है? तो पहला है कि आपने करेक्ट मैप चूज़ कर लिया है। पहली डिमांड है कि अगर आप मानचित्र पढ़ा रहे हैं, तो आपने पढ़ाने से पहले वो मैप लिया हो जो कि आप बच्चों को अच्छी तरह से समझाने जा रहे हों। सेकंड स्टेप जो आता है यू का मतलब है अंडरस्टैंड, यानी कि आप जब मैप परचेज़ कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा उस मैप में 3 चीज़ें आप देखेंगे स्लाइड में दिख रहा होगा। सेकंड स्टेप यू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ द मैप, यानी कि आपको उसकी समझ होनी चाहिए। क्या-क्या? स्केल एंड डिस्टेंस, मैप सिंबल्स और कंटूर लाइन्स, ये 3 चीज़ें हैं जो जिसे आप घटक कह रहे थे कि कौन-कौन से घटक, मानचित्र के कौन-कौन से घटक होने चाहिए। तो मानचित्र में जो है स्केल होना चाहिए, मैप सिंबल्स यानी कि अगर आप बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे किसी भी मानचित्र में जो आप नीचे साइड में बनाते हैं ना कि ये नदी को दर्शा रहा है ये सिंबल, ये राज्य को दर्शा रहा है, तो वो जो है आपका जो है मैप सिंबल्स जो है ज़रूर होने चाहिए। और दूसरी जो है कंटूर लाइन्स होनी चाहिए, यानी कि समुद्र तल से जो नापने वाली जो रेखाएँ हैं, वो लाइनें ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, जनरल रूल्स ऑफ स्केलिंग के क्या हैं कि आपने देख लिया कि जो घटक है मानचित्र के उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो स्केल जानने के लिए थोड़ा-सा अगर हम स्केल की बात कर रहे हैं कि स्केल लेकिन स्केल बेसिकली है क्या? अगर लेमैन की भाषा में बात करते हैं, तो क्या है? कोई भी मानचित्र बिना स्केल के अधूरा है। स्केल के कारण ही उसका नाम मानचित्र पड़ा है। अगर उसमें से हम मान हटा देंगे, स्केल हटा देंगे, वो तो सिर्फ़ क्या रह जाएगा? चित्र रह जाएगा। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि हम किस तरह से मानचित्र को करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, आस-पड़ोसियों की अगर हम बिल्डिंग से अपनी डिस्टेंस नापते हैं, तो हम क्या देखते हैं? आप देखते होंगे नज़रिया नक्शा। हर स्कूल में मुझे लगता है न आप मुझे सुन रहे हैं ना सर? जी सर। सुन पा रहे हाँ, हैं? सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं सर? जी सुन पा रहे हैं। सर नज़रिए नक्शे हर स्कूल में बने हुए होंगे आप लोगों के, है ऐसा? बिल्कुल बने हुए हैं। दीवार पर बिल्कुल बना रखे हाँ हैं? बन रखे हैं। हाँ जी, बन रखे हैं। बन रखे हैं। वो नज़रिए नक्शे आपने देखिए जो स्कूल की जो एक फ़ाइल होती है उसमें आपका नज़रिए नक्शे का जो आपने दीवार पे पेंट कराया होगा, उसमें जो है बना हुआ भी रखा होगा। वो बेसिकली पटवारी के द्वारा बनवाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कारण क्या है? उसे हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप। इस तरह के मैप होते हैं कैडेस्ट्रल मैप, सबसे बड़ा स्केल कैडेस्ट्रल मैप का ही
होता है, आप आँख बंद कर कर बच्चों से समझा दीजिएगा कि बच्चों आपके पास 1 नाली, 2 नाली जितनी भी ज़मीन है या आपका घर जिस जगह पर बना है, उस जगह की लोकेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ कैडस्ट्रल मैप का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें छोटी-सी चीज़ भी बहुत अधिक बड़ी कर कर दिखाई जाती है। बड़ी कर कर कैसे दिखाई जाएगी? कि उसमें स्केल बहुत अधिक बड़ा लिया जाता है। कि मान लीजिए अगर मानचित्र अगर वो सही में मानचित्र है, तो उसमें जो नीचे स्केल दिया रहता है, आप देखिएगा एटलस अगर आप देखेंगे एटलस अगर आप दिखाएँगे, तो उस एटलस में नीचे स्केल दिया रहता है, तो वो 2.5 करोड़ ठीक है, 1 लाख वो अलग-अलग क्योंकि जो मैप बनाए जाते हैं और ध्यान रखिएगा एटलस अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में ज़रूर मँगवाइएगा क्योंकि उस एटलस को पढ़ना आए ना आए लेकिन जितनी बार आप उसे पलटेंगे या बच्चे पलटेंगे, तो उन्हें कोई न कोई नई चीज़ ज़रूर मिलेगी और उन जो मैप हैं हमारे, वो मैप जो है अलग-अलग प्रक्षेप पर बने रहते हैं। तो प्रक्षेप क्या है ये हम बड़ी क्लासेस की बात है, हम इस पर यहाँ पर उस मुद्दे पर नहीं जाएँगे वरना फिर भटक जाएँगे। तो आप देखिएगा हर एटलस में जो है जो भी मैप दिया रहता है उसके ऊपर कोई न कोई प्रक्षेप का नाम, प्रोजेक्शन का नाम लिखा रहता है कि किस पर वो मैप बनाया गया है। उस मैप की कुछ क्वालिटीज़ होंगी और कुछ डिसक्वालिटीज़ होंगी, यानी कि कुछ चीज़ें उसमें शुद्ध होंगी और कुछ अशुद्ध होंगी। उस प्रक्षेप को जानकर आप ये बहुत अच्छे बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर हम पूरी सिटी का मैप बना रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है? 2 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है? यहीं पर अगर हम पड़ोसी की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर सिर्फ़ 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम इंडिया ऑन ए फुल पेज पर यानी कि अगर भारत का मैप पूरे पेज पर बनाते हैं या A4 साइज पर बनाते हैं, एटलस को हम देखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर हमारे कितने को प्रेज़ेंट कर सकता है? 200 किलोमीटर तक को प्रेज़ेंट कर सकता है और अगर हम विश्व मैप की बात कर रहे हैं, तो ये 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। आप देखिए 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, ये अपने आप में इतने बड़े डिजिट हैं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड यानी कि जिस पर्पज़ से आपको मानचित्र की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है, हम स्केल जो है बड़ा करते जाते हैं। यानी कि स्केल छोटा होगा लेकिन वो जो जिन चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके लिए देखिए एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है कि एक इंडिया का मैप है जिसमें जो 2 सिटी हैं। मान लीजिए अगर आपका 2 सिटी का जैसे अगर हम मान लीजिए देहरादून की बात करते हैं और देहरादून के पास में दूसरा और सिटी आपके उत्तरकाशी का क्या हुआ बड़कोट की बात करते हैं। तो दोनों के डिस्टेंस जो भी आप है स्केल के अकॉर्डिंग आप उसमें 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर आपने लिख दिया है, ठीक है? तो इसमें क्या दिखा रहा है? स्केल 1 सेंटीमीटर यानी कि जो मैप है, 2 सिटीज़ हैं जिसमें 2 सिटी के बीच में मैप में जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं मेरा? कोई भी 2 स्थानों की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर उन्होंने लिख रखी है। तो अगर हम स्केल बनाते हैं तो उसको कैसे बनाएँगे? 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है? 100 किलोमीटर को। देन व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़? इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों को हैंड ऑन प्रैक्टिस में ले सकते हैं, जिससे क्या होगा बच्चे स्केल की एक मोटी-मोटी समझ विकसित कर पाएँगे जब तक कि वो 9th में आएँगे। 9th से ऊपर फिर क्या है अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो वो फाइल मतलब प्रैक्टिकली अलग हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे पास जो है 8th तक के बच्चे रहते हैं तब तक आप इस मेथड से बच्चों को समझा सकते हैं कि आप किसी भी स्केल को अगर उसमें स्केल बना हुआ है मानचित्र में तो उस स्केल के अकॉर्डिंग आप जो है बच्चों को जो है करने में मज़ा भी आएगा। वो आपस में क्या है स्केल लेकर अगर मान लीजिए एटलस है या कोई और उन्हें मैप मिलता है और वो देखेंगे कि नीचे उसमें स्केल दिया है तो वो उस स्केल को हालांकि जो मैप को रीडिंग के लिए होता है उसको पढ़ने के लिए भी जो है पर्टिकुलर अलग स्केल आता है जो जनरल हमारे पास जो 6 इंच का यानी कि 6 इंच वाला स्केल होता है या 12 इंच वाला जो स्केल होता है वो स्केल इसमें मैप की रीडिंग में काम नहीं करते हैं लेकिन फौरी तौर पर आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि आप जो है इस स्केल से आप नापिए 2 चीज़ों की दूरी तो आपको एग्ज़ैक्ट उसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी कि उन 2 शहरों के बीच में कितनी दूरी है। क्लियर है सर यहाँ तक स्केल को लेकर कि हम कैसे बच्चों से डील कर सकते हैं? क्लियर? यस यस मैम। क्लियर है। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप बीच में ज़रूर पूछ लीजिएगा क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे इस संदर्भ में चर्चा की थी कि जो है मानचित्र एक तो ऑफ़लाइन वाला टॉपिक है लेकिन तभी एक एफ़र्ट के रूप में कि हम
क्योंकि हमें सीखना नहीं, हमें समझ विकसित करनी है, तब हम बातचीत कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ बेझिझक जो है आप शेयर कीजिएगा चीज़ें। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, ये देखिए मैप सिंबल। मैप सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो घटक वाली बात कर रहे थे कि घटक में 3 चीज़ें आनी चाहिए, तो कार्टोग्राफी सिंबल्स भी कहते हैं। ये कुछ सिंबल्स तो हम ओरली या अपनी, जैसे अगर मान लीजिए मुझे लगता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल बना सकती हूँ। लेकिन जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कुछ सिंबल्स पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जो है डिसाइड कर रखे हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं भी याद है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो वो सिंबल अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, जैसे जैसे माउंटेन्स को दिखाने के लिए देखिए इस तरह का सिंबल्स यूज़ कर दिया है। आप नीचे बार बना के और उस बार में जो है इस तरह का सिंबल बना के उसके लिख देंगे माउंटेन, क्योंकि मैप में आप ये सारी चीज़ें लिख नहीं सकते हैं, इसलिए मैप से बाहर जो घटक का एक पार्ट है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ये देखिए रिवर, रिवर के लिए हमने सिंपल लाइन जो है खींच दी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे नदियाँ, अगर आपने फिज़िकल मैप पे थोड़ा-सा अपने आप को जो है रिकॉल कीजिए, आपने कभी भी देखा होगा तो उसमें नदियाँ जो है इसी लाइन के फॉर्मेट में होती हैं। कैपिटल को देखिएगा, कैपिटल आप ध्यान से इसके लिए लेंस भी हम यूज़ करते हैं जब हम एटलस पढ़ते हैं। तो देखिए ये सिंबल कैपिटल का अगर ऑथेंटिक है तो देखिए इसी तरह के सिंबल्स उसमें दर्शाए गए होंगे। अ, क्लियर? ये ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए हम कंटूर की बात कर रहे थे जब हमने मानचित्र के घटक की बात की थी, तो कंटूर लाइनें, कोई भी शिक्षक साथी कंटूर को जान पा रहे हैं? अच्छा, ये इस तरह की आड़ी तिरछी लाइनें देखी हैं आपने कभी? कोई भी शिक्षक साथी देखी है कभी इस तरह की आड़ी तिरछी लाइनें? समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएँ, एग्ज़ैक्टली समोच्च रेखाएँ हैं। तो क्या हमने इनको देखा है अपने निजी जीवन में कभी? नहीं देखिए मैडम जी। नहीं तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि क्योंकि हम सारे जो हैं एक एज ग्रुप को पार कर चुके हैं, ठीक है? हम या तो किराए के मकान में रह रहे होंगे या अपने मकान में रह रहे होंगे, तो वहाँ की जो पटवारी का जो नक्शा होता है, प्लीज़ आप कैडेस्ट्रल मैप जो होता है, उसको आप ज़रूर देखिएगा और उसकी एक जो है फ़ोटोकॉपी करा के अपने स्कूल में भी रखिएगा, ताकि जब आप बच्चों से बात करो तो कम से कम इस टर्मिनोलॉजी से बच्चे यूज़्ड टू हों और वो आगे जो है फर्दर जब वो पढ़ रहे हों, तो उनको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो ये कंटूर लाइन समोच्च रेखा है वही आपको पता है ये देखिए इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो कंटूर लाइन्स हैं, इसमें कुछ लाइनें जो हैं हल्की हैं और कुछ लाइनें जो है सीधे-सीधे जो है डार्क खींची हुई हैं। दिख रही हैं ये ऐसे? देखिए ये इन 2 लाइनों के बीच में क्या है? 5 ये लाइनें 5 होंगी देखिएगा आप, 5 के बाद जो है 5वीं लाइन आपकी बोल्ड कर दी गई है। कारण क्या है? बेसिकली जब हम पर्वतीय राज्य में रहते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है पहाड़ में हमें उतरना और चढ़ना पड़ता है, तो कंटूर लाइन्स जो है अगर आपके पास इस तरह का कैडेस्ट्रल मैप है तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कहाँ पर मुझे जो है खड़ी चढ़ाई करनी होगी और कहाँ पर मैं जो है आराम से स्लोप में चढ़ रहा हूँगा। इसमें जितनी समोच्च रेखाएँ जब भी आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे जितनी ये समोच्च रेखाएँ नज़दीक में होंगी, उसका मतलब है कि वहाँ पर उतना ही तीव्र ढाल या तीव्र चढ़ाई होगी। जैसे ही इनका डिस्टेंस ये जो लाइनें हैं, इनका डिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब हम मैदानी क्षेत्र में आ गए। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का है, आप देखिएगा एवालांच पीक और ये सारी चीज़ें आपने ढूँढिएगा, सर्च कीजिएगा कुछ चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? यस, क्लियर है मैम, क्लियर है। क्लियर। देखिए ये कुछ चीजें हैं फिर वही आ गया कि आप जब मैंने क्या किया क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है इसलिए मैंने कुछ चीजें जो है थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक से टॉपिक इन द सेंस का मतलब है कि बीइंग अ टीचर फिर वही बात कि बीइंग अ टीचर हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं कि जब भी आप ट्रैकिंग पे निकले या आप उत्तरकाशी तो जो है महान हिमालय में पड़ता है तो आप कभी भी ट्रैकिंग की अगर आप जाते हैं तो ये कुछ चीजें जो है अगर आपकी
आपको याद होंगी, तो आप जो है उस मैप को लेकर बहुत आसानी से चढ़ाई कर पाएँगे। लीजेंड्स होने चाहिए, ठीक है? टाइटल होना चाहिए जिसका है और गिड रेफरेंस। आपने देखा होगा कुछ मैप अगर बने होते हैं, तो वही खानों में बने होते हैं, ठीक है? इस तरह के बच्चों में इंटरेस्ट होता है, नहीं होता है? कभी आपने कहा बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं आपके स्कूल में और हाफ रहे हों? सुन पा रहे यस हैं आप यस मुझे? मैडम। अच्छा, नॉर्थ एरो होता है मैप में, देखा है कभी, नोटिस किया इस चीज़ के लिए? इनफैक्ट जो आपका घर बनेगा होगा और आपने अगर नक्शा जो है पास कराया होगा, तो आप उस नक्शे में देखिएगा कि उसमें भी नॉर्थ एरो बनाया जाता है, क्योंकि वो एक मैप की जो है कंपल्सरी एक घटक है, एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्थ एरो। अच्छा, जो अगर हम मैप या बिल्डिंग का जो मैप बनाते हैं उसमें लिखता होता है कि पूरब की दिशा में ये है, पश्चिम की दिशा में ये है, उत्तर की दिशा में ये है, जब आप हिल मार्क कर रहे होते हैं तो। होता है ऐसा क्या? जी मैम। रजिस्ट्री में कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हैं आपने? जी मैम। मैडम जी होता जी। देखी है सर, बेसिकली वही चीजें जो है वो ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, वो मानचित्र का ही एक पार्ट है। आप देखिएगा, जो आपने बताया होगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये चीजें हैं आपके, उसमें एक स्केल भी लगा रहता है जो कि दर्शाता है कि आपका घर वर्तमान में किस स्थिति में हो। और इन फर्दर, क्योंकि टाइम के आसपास की बिल्डिंग्स और आसपास का मैप जो है, भौगोलिक नक्शा जो है चेंज करता रहता है। हम पहाड़ को काट-काट के जो है घर बनाते हैं, वहाँ प्लेन बना देते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि आज जो मैप बनाया है, ये मैप आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता रहता है और उसमें कुछ-कुछ करेक्शन अपने अकॉर्डिंग किए जाते रहते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है। क्लियर है। सर, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज, फिर मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसे खाली गाथा समझ के या सुन लेंगे तो इस मैप को पढ़ने का या समझाने का कोई बहुत अधिक औचित्य नहीं निकल कर आएगा। तो आप प्लीज, जो भी अगर आपको लगता है क्वेरी, तो आप पूछते रहेगा। फिर है जो मैंने कहा, सर ने पहले ही जो सेंटेंस कहा कि प्रैक्टिस नहीं थी, तो कि आपने मेन जो काम है मैप का, आप मैप कितना भी याद कर लीजिए, नहीं होगा जब तक तीसरा स्टेप प्रैक्टिस, यानी कि कब की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको करेक्ट मैप चूज करना होगा, उसकी समझ विकसित करनी होगी और थर्ड स्टेप यानी कि प्रैक्टिस, आपको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो उस मानचित्र को पढ़ने का या समझ का जो है बहुत अधिक फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे प्रैक्टिस के लिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैप पर नॉर्थ, यानी कि जब आप बच्चों को सिखा रहे हो कोई भी चीज, तब आप नॉर्थ डायरेक्शन सबसे पहले बच्चों से जो है अपने पेपर पर, A4 का जो पेपर होता है, उस पेपर पर सबसे ऊपर जो है आप नॉर्थ को दर्शाइए। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों का एक क्वेश्चन और आता है, दिशाओं का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है बहुत अधिक, तो दिशाओं के ज्ञान के लिए बहुत सारी जो है हैंड ऑन प्रैक्टिसेस हैं, जिससे आप जो है दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। एक कविता थी कोई, बचपन में हमने पढ़ी थी, कि पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो पीठ पीछे क्या होगा हमारे, पश्चिम। पश्चिम, और बाएं पश्चिम। हाथ पर उत्तर। एग्जैक्टली exactly। तो अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, तो हम बच्चों को इन चीजों से जरूर रूबरू कराएं कि हमारे जो है सूरज जो है मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि पूरब नहीं को। निकले, आप कहीं छिप गए हैं और आपको डायरेक्शन बिल्कुल नहीं पता है, आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरह की चीजों से बच्चों को बार बार जो है प्रैक्टिस जरूर कराएं, ताकि जो है वो आराम से अपने गंतव्य को जा सके। फिर क्या है, फाइंड योर लोकेशन ऑन द मैप, यानी कि आपको मैप पर अपनी लोकेशन, दूसरा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, देहरादून कहाँ है, उससे पहले जो है जरूरी है कि आप मैप पर अपनी लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चंपावत डाइट में इस टाइम बैठी हुई हूँ, तो मेरी लोकेशन क्या है ये मुझे मैप में पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, फिर वही जो इससे पहले जो यू था, कब का जो यू था बीच का, अंडरस्टैंड, यानी कि अगर मुझे मैप की समझ हो गई है तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊंगी और फिर किसी भी दिशा में जानने के लिए मुझे जो है बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए, इसके बाद क्या है, रीडिंग कंटूर लाइंस, जो इससे पहले हमने जब कंटूर का हम मैप देख रहे थे, तो तब भी हम कर रहे थे। ग्रेजुएशन का एक जो है ये हिस्सा है कंटूर लाइंस, लेकिन हम क्योंकि छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कंटूर लाइंस उनको जो है अपने स्कूल पर आप कंटूर लाइन से डेवलप करा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन टाइम की जो है टॉपिक बहुत बड़ा है और टाइम भी मुझे जो है डिमांड नहीं देगा। तो कंटूर लाइंस, आप जिस लोकेशन पर बैठे हैं, बड़कोट की जो डाइट है या बड़कोट के आसपास में जितने स्कूल्स हैं, उनके आप कंटूर्स ज़रूर बनवाइएगा। वहाँ पर मैप निकाल के, कैडेस्ट्रल मैप लाकर अपने कंटूर जो है अपने आप पेज पर ड्रॉ कराइएगा। बहुत ईज़ी होता है सर, देखने में सिर्फ है। बच्चों को 6th क्लास से ऊपर तक आप कंटूर लाइन से बता सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आप जिस लोकेशन पर बैठे हैं, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपकी जो समुद्र तल से दूरी है, हम देखिए ना जीपीएस लेकर नापते हैं। हर स्कूल में ऐसा होगा कि लोकेशन नापने के लिए, हुआ था ऐसा क्या कभी? कोई भी एक यस साथी यस हुआ था। हुआ था ना, जीपीएस लेकर आए थे, लेकिन जी हमारे नहीं। पास तो जीपीएस वो है नहीं। अपने आप ही किया था। जीपीएस लेकर आए होंगे कोई ना कोई और उन्होंने किया होगा, लेकिन अगर हमारे पास जीपीएस नहीं है, तो हम समुद्र तल से अपनी हाइट कैसे नाप सकते हैं? तो उसका बहुत बड़ा एक वो है आपका कंटूर लाइन्स, जो है आपको बहुत अच्छे से बता देंगी कि आप किस हाइट पर बैठे हुए हैं, ठीक है? और वो कितने ढाल पर है। आप महान हिमालय से जितना भी मुझे लगता है कंटूर लाइन से बहुत आपका इसमें हेल्प करेंगी। तो आप ये बच्चों से जो है प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से अगर 9th से ऊपर के बच्चे हैं, तो आप उनको कंटूर लाइन से जो है ज़रूर याद करवाइएगा, उनसे बनवाइएगा, ड्रॉ करवाइएगा, ताकि जो है बच्चे आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकें। इस पर रीइंट्रेंट और सैडल, ये तीनों जो है जब हम हाइकिंग की बात कर रहे थे, यानी कि जब अगर हम चल रहे होते हैं, किसी ऊँचे स्थान पर जा रहे होते हैं, उस टाइम इन चीज़ों को जानना और समझना, ताकि हम तुरंत जो है जान जाएँ। फिर वही कंटूर लाइन्स जो हैं, कंटूर लाइन्स में आप देखिएगा पीछे की, हम एक बार स्लाइड जाते हैं। अ, ये देखिएगा, इसमें जो है अगर हम इस पर की बात करें ना, तो ये जो बीच वाला जो एरिया, ये देखिए जहाँ ये एरो जा रहा है, ये स्पर कहलाता है एक्चुअली। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये टॉप का जो जगह है, ये फ्लैट जगह है। यहाँ पर अगर आप पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप टॉप पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर कोई भी कंटूर लाइन देखिए, आप देखिए नज़दीक नहीं है। ये कंटूर लाइन है और देन उसके बाद ये कंटूर लाइन है। इन दोनों के कंटूर लाइन्स के बीच में क्या है? बहुत अधिक गैप है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैदान जो है समतल है। भले ही आप पहाड़ के ऊपर हैं, लेकिन ये एरिया क्या होगा? सपाट होगा और आप अपने लिए जो है कुछ भी ऐसी गतिविधि कर सकते हैं, या आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या करना है। हाँ, एक एक चीज़ और, बच्चों को एक चीज़ ज़रूर सिखाइएगा जब हम बात कर रहे होंगे, अ, कि थंबिंग, यानी कि जब भी आप मैप को रीडिंग कराना शुरू करेंगे, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं फिजिकल मैप्स की, अगर हम बात लेते हैं या हम पॉलिटिकल मैप की बात लेते हैं, अगर वो अपने गांव का या घर का मैप देते हैं, अब आजकल तो पता नहीं, अगर इंटीरियर में है तो बात अलग है कि आपकी जो है लोकेशन ट्रेस बहुत जल्दी से नहीं हो पाती है मोबाइल से, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है और आपका जो है मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गूगल इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो क्या करता है, आप उसमें आप अपने घर की लोकेशन भी देख सकते हैं। मुझे लगता है जो आईटी के जो फ़ैमिलियर होंगे, वो लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे कि हम गूगल में जहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं अपनी लोकेशन की बात करूँ, तो अगर मैं गूगल में अपनी लोकेशन सर्च करूँगी, तो वो मुझे जो है इस लोकेशन पर आराम से आइडेंटिफ़ाई कर देगा। इनफैक्ट डाइट की बिल्डिंग मुझे ऊपर से मैं लाइव उसको देख सकती हूँ। तो आप आईटी का यूज़ करके बच्चों को मैप रीडिंग ज़रूर कराइएगा जितना हो सकता है, तभी आपका इस मानचित्र को पढ़ने का फ़ायदा होगा। अब 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो जितनी हमने डिटेल बात की है, इस डिटेल बात को करने का तभी फ़ायदा है जब आप मुझसे कुछ क्वेरी करें। वो क्वेरी किससे संबंधित हो, कि आप अपनी क्लास में किस तरह की बच्चों से, अगर मानचित्र आपने अभी तक पढ़ाया है और हम जान रहे हैं कि हमारे चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट अगर हम 6th, 7th, 8th की बात करते हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता है कि किस चैप्टर में है वो।
सॉरी किस क्लास में है वो चैप्टर्स, तो आपने कभी ना कभी उसकी प्रैक्टिस जरूर कराई होगी। तो आप किस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं और बच्चों में किस तरह से रीडिंग की जो हैबिट है, मैप रीडिंग की जो हैबिट है, उससे किस प्रकार आप डेवलप कर सकते हैं, तो आप मुझे थोड़ी सी चीजें शेयर कीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा जो है रिकॉल करने की सारी चीजों को बात करते हैं। आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस भले ही ऑनलाइन मोड में है, लेकिन थोड़ी सी जो है हैंड ऑन प्रैक्टिस भी हम करने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक साथी, अभी तक आपने जितना जितना पढ़ाया है बच्चों को, फिर हम 9th से ऊपर की चीजें लेंगे। क्वेश्चन है सर, क्वेरी कोई? कोई भी एक साथी, बता दीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, कोई भी एक साथी कि आप किस तरह की प्रैक्टिस अपने क्लास में मानचित्र को जब भी आता है क्या कराते हैं? तो कैसे आप कर पाते हैं? आइए सर बताइए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। सर हम प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे पाठ का विषय आता है और जैसे हमने अपने बिल्डिंग के माप करनी है वो सेंटीमीटर जी जी कि हमने अपने बिल्डिंग बनानी है, तो मानचित्र किस तरह से करना है, इसका इतना बड़ा कागज़ तो नहीं होता है, उसका एक पैमाना जी निश्चित करते हैं कि जी 1 सेंटीमीटर जो है हमारा जो कमरा 3 मीटर का है 4 मीटर का प्रदर्शित करता है, तो इसके आधार पे हम उसके नाप बच्चों को बताते हैं और फिर बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं किस तरह से हम अपने बिल्डिंग का मानचित्र बना सकते हैं। ये नजरिया नक्शा, ये रोड है, इसके आधार पर हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा गांव का मानचित्र है। जी जी बहुत सही आपने कहा। कोई और साथी? मैम, मेरी एक ये थी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं मैम, उनका जी जो जी हम किस तरह से सही, हमने अध्ययन भी किया लेकिन हम भी उसमें उसका कंसेप्ट पूर्ण नहीं है, लेकिन जी उसको हम बच्चों को सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप ही पूरा ज्ञान है, तो हम बच्चे को उसको अधूराई शायद, मेरी अपनी समझ है, और उनकी ज़्यादा होगी तो अच्छी नहीं बात नहीं है। नहीं सर, बहुत अच्छी क्वेरी है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो अक्षांश और देशांतर। बिना अक्षांश और देशांतर के हम जो है मैप को पढ़ ही नहीं सकते नहीं हैं, कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी लोकेशन को जान रहे हैं, अगर मैं मोटी भाषा में बच्चों को समझाने की बात करते हो तो इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप उन्हें याद कराइएगा। अक्षांश देशांतर से तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए ना, लेकिन अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है और लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ा है। नहीं, तो ये ठीक दोनों है, शब्द उनको ये ठीक है, ये चलो मैं हम लेटा क्लियर है कर रही वो, हूँ सर। ये तो खड़े पड़े हम बता देंगे चलो, लेकिन जो हाँ हाँ, अब इसकी मानचित्र। एग्जैक्ट जी आप कैसे पढ़ते हैं, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होती है, ये जानना। क्योंकि जब हम बच्चों की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों का जो काम है, जो अक्षांश है, उसका बेसिकली क्या है, अगर आप कोई लोकेशन कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो बिना अक्षांश का यानी कि स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो है अक्षांश जरूरी है, इसका अदरवाइज बहुत अधिक यूज नहीं है। ऐसे ही अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो टाइम, जिसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, आपने देखा होगा कि 360 जो है पूरी जो हमारे देशांतर और अक्षांश है वो क्लियर है। जी। हमारे अक्षांश टोटल कितने हैं? तीन कोई भी साथी? 160, और देशांतर 360। 360। 360। सर तो उसमें 0 डिग्री आप देखिएगा, चाहे वो अक्षांश है तब भी 0 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम देशांतर की बात कर रहे हैं तब भी 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। वो कारण क्या है, अगर हम पूरी अर्थ को लेते हैं तो जब हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने का काम कौन करती है? अक्षांश रेखाएं करती हैं, ठीक है। बीचों बीच से जो रेखा जाएगी 0 डिग्री की, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, हर अक्षांश उसी जगह से नापा जाता है। उसकी पर्टिकुलर साइंटिफिक डेफिनेशन है, जिसको मुझे लगता है कि यहाँ मेरे बताने के कंपैरेटिवली अगर उसे आप खुद सर्च करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगी। वो एंगल यानी कि वहां से जो 0 डिग्री की जो रेखा है, उस रेखा से हर एक जो अगली डिस्टेंस है, कितने कितने का होता है मैप? 180 जो बनी है तो वो कितने कितने के गैप पर है? 111। कोई भी? 111।
हाँ सर। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जैसे हम 0 डिग्री से, आप इमेजिन कीजिएगा थोड़ा-सा कि अक्षांश और देशांतर पूरा एक गोला है, हमने ऐसे-ऐसे लाइनें खींची हैं अक्षांश, तो जब हम टॉप पर पहुँच रहे हैं, तो वो रेखा क्या होती जा रही है? घट रही है, छोटे होते हैं। छोटी होती जा रही है और उसके बीच की डिस्टेंस, बढ़ जाती है, उसके बढ़ बीच की जाते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कोई भी बराबर साथी? होगी। नहीं, नहीं, ना अक्षांश की ना देशांतर की। बीच की डिस्टेंस जो है कभी भी जैसे-जैसे आप 0 डिग्री से यानी कि भूमध्य रेखा से आप उत्तर की ओर जाएँगे या 0 डिग्री से आप दक्षिण की ओर जाएँगे 90 डिग्री, तो अक्षांश रेखाएँ छोटी होती जाती हैं और उनके बीच की दूरी कंपैरेटिवली जो है कम होती जाती है। ठीक है? क्योंकि स्थिति का निर्धारण, इससे पहले जब हम मानचित्र की बात कर रहे थे, हम एटलस की बात कर रहे थे, एक शब्द मैंने यूज़ किया था प्रक्षेप। प्रक्षेप को बनाने के लिए ये भी वाली बात आई थी, इससे पहले आपने जाना होगा कि हम कह रहे थे कि कोई भी मैप अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से ही हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, जो चीज़ हमें दर्शानी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है भूमध्य रेखा की जो देश है, वहाँ पर जो है गेहूँ की फसल वाले क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक ठीक। है? तो उसके लिए अलग प्रक्षेप जो है हमें यूज़ होगा और वो सिर्फ़ उसी जगह की जो है, कोई आपका कोई प्रक्षेप आपके मैप में सिर्फ़ स्थिति को सही दर्शा रहा होगा, तो कोई जो है उसकी आकृति को सही दर्शा रहा होगा। इसका कारण यही है कि कोई भी प्रक्षेप अपने आप में भी पूर्ण नहीं होता है। सिर्फ़ अपनी समझ को विकसित करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से उस प्रक्षेप को बनाते हैं। सर, ये टॉपिक से थोड़ा-सा अलग हटकर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने अक्षांश और देशांतर की बात की है, तो देखिए 111 जो है अगर किलोमीटर जो है बीच में 2 अक्षांश और देशांतर के बीच में जो है गैप होता है। 111.6 जो है देशांतर के बीच में और 111 जो है हमारे अक्षांश के बीच में दूरी होती है। जैसा कि आपने कहा, देशांतर रेखाएँ, देशांतर रेखाओं का काम एकमात्र जो है टाइम मैनेजमेंट को पकड़ना है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हर जगह आपने देखा होगा स्थानीय मानक समय, आपकी बुक में भी शायद, जब अगर हम 12th की बात करेंगे, 9th से ऊपर की बात करेंगे, तो उसमें आपने स्थानीय समय सुना होगा ना, स्थानीय मानक समय। हमारे यहाँ भी कोई है एक ना देशांतर, कौन-सी देशांतर है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। 82.5 डिग्री की आपकी जो है देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के पास से सैनी से गुजरती है। कारण क्या है? हमने उस स्थानीय जो हमारी जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री की, पूरब, उसे हमने मान लिया है कि उस लोकेशन पर जो टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंगली भारत में सारी चीज़ों का टाइम भी निर्धारित होगा, ताकि हम समय पर अपने कार्य का संपादन कर पाएँ। एक छोटा-सा, थोड़ा-सा इतर है, लेकिन तब भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो सर्वे ऑफ इंडिया से जो है ये बार-बार कहा जा रहा है कि हमारे भारत में 2 तरह के स्थानीय समय होने चाहिए। स्थानीय सम 2 मानक स्टैंडर्ड होने चाहिए। कारण क्या है कि जो अरुणाचल में सूर्योदय हो रहता है, तब गुजरात में अंधेरा होता है। यानी कि उत्तर से सॉरी, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है आधे घंटे का सूर्योदय में अंतर है। ये आपने सिंपल सी लाइन बहुत बार सुन रखी होगी। तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो है उसका बिल हमारे क्या है, अगर मान लीजिए, तो ऑब्वियस है जहाँ पर सूरज जल्दी निकल रहा है, तो वहाँ पर जो है सूरज लेट छिपेगा या जल्दी छिपेगा? सॉरी, जल्दी छिपेगा या देर से? जल्दी छिपेगा, जहाँ जल्दी निकला सूरज हूँ, जल्दी, जल्दी छिपेगा। भई सूरज जहाँ जल्दी निकलेगा तो छिपेगा भी जल्दी ना। जल्दी, हाँ। लेकिन हमने ऑफिस की टाइमिंग का क्या कर रखी है सब जगह? 10 से 5। जब 10 से 5 हमने टाइमिंग कर रखी है, तो इसका बहुत माइन्यूटली जो है इकोनॉमिकल उसमें भी जो है किया गया है कि उस आधे 1 घंटे में अगर हम पूरी नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि 5 बजे वहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, वो देर रात तक। तो उन्होंने कहा है, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2 अगर हम मानक स्थानीय समय बना दें, तो उससे क्या होगा, पूरब के लिए अलग एक स्टैंडर्ड हो जाएगा और पश्चिम के लिए एक अलग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपने कोई भी हमारे साथी, जितने साथी जुड़े हुए हैं, 17 लोग जुड़े हुए हैं और बाकी वहाँ जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, आप देखते होंगे कि जब हम कहीं पर भी यात्रा करते हैं, इंडिया में यात्रा करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ 82.5 एक स्थानीय समय हमने मान रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे हवाई जहाज जो है उड़ान भरते हैं, तो कहीं पर भी समय की समस्या नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हम इंडिया से बाहर जाते हैं, तो जो आपकी
कौन होती हैं वो एरोप्लेन में? एयर होस्टेज। एयर हॉस्टेस, एग्जैक्टली। जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो आपको घड़ी मिलाने के लिए जो है कहती हैं कि आप जो है वर्तमान में जो है आप थाईलैंड में प्रवेश कर रहे हैं, आप वियतनाम में प्रवेश कर रहे हैं, आप सिंगापुर में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है? आप यूएसए में जो भी जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, तो वहाँ का जो स्थानीय मानक समय होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आप लोगों से जो है घड़ी का टाइम सेट करने के लिए कहती हैं। कारण क्या है? उसी के अकॉर्डिंग जो है ताकि समय व्यवस्था हमारे यहाँ यानी कि समय प्रबंधन, ऑफ़िस प्रबंधन जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों में व्यवधान ना आए, इसलिए इस देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है और वो पूरी तरह से इनविज़िबल है, वो दिखाई नहीं देती हैं। बस एक ग्रीनविच जो जगह है, वहाँ से एक लाइन ऐसी मान ली है कि वो वहाँ से गुज़र रही है। बाकी देशांतर रेखाओं का बहुत अधिक रोल नहीं होता है। अगर हम बच्चों से बात करेंगे तो सीधे-सीधे एक सेंटेंस में उन्हें समझाएँगे कि देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग है, वो ऐसी रेखाएँ हैं जो अगर हम किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो हमारे कार्यों में व्यवधान ना हो, सब एक समय अनुसार काम करें। अगर ऑफ़िस का टाइम है तो वो सबका एक हो, ठीक है? और अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन अगर यहाँ पे बैंगलोर में जाते हैं, तो ट्रेन जो है वहाँ का टाइम अलग चल रहा है और हम इधर दिल्ली पहुँचते तो वहाँ का टाइम अलग चल रहा है। तो जैसे ही आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएँगे तो क्या हो जाएगी? जो गाड़ियाँ हैं वो आपस में क्या हो जाएँगी? टकरा जाएँगी। तो आ इसलिए जाएंगी। समय का प्रबंधन करने के लिए अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए जो है देशांतर रेखाओं का हमें जो है समय से निर्धारण करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई हैं। ऐसे ही अक्षांश जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लोकेशन को जानने के लिए जो है बनाया गया है। हालाँकि एक एग्ज़ाम्पल आप सब लोग सर्च कीजिएगा बहुत अच्छा है जो मुझे भी अच्छा लगा, जो इक्वेटर है ये पूरी तरह फुल ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। इक्वेटर है, तो आप वो जहाँ से वो 0 डिग्री गुज़र रही है, तो हमारी आपको पता है कि हमारी अर्थ पूरी रोटेट कर रही है। उस रोटेशन से जब आप लट्टू घुमाते हैं, आप बच्चों से जो है एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा सकते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस कि उस लट्टू को आप क्लास में मिल जाएगा कोई भी ऐसी तेज, तो आप देखिएगा जो यहाँ साइंस स्ट्रीम वाले अगर टीचर्स हमारे साथ जुड़े होंगे, तो वो जान रहे होंगे कुछ फोर्सेस काम करती हैं तो वो जो 0 डिग्री अक्षांश हमारी रेखा है, उस पर्टिकुलर जगह पर जो है एक उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है एपीएफ वालों ने एपीएफ को सब जान रहे होंगे, ठीक है? तो उन्होंने जो है वहाँ पर पर्टिकुलर उस 0 डिग्री पर जाकर जो है दिखाया है कि जैसे ही वो 0 डिग्री से इधर होते हैं, तो उसकी रोटेशन जो है अलग घूमती है, उसमें डालते हैं वो पानी केन में, तो उसकी रोटेशन अलग है और जैसे ही वो 0 डिग्री से थोड़ा-सा यानी कि सिर्फ़ अगर हम बात करें तो वो 10 मीटर की रेंज में जो है ये पूरी तरह से मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर 0 डिग्री जहाँ पर होगा, जहाँ से भी गुज़र रही होगी आप देखिएगा, तो दोनों ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत मोटी लाइन तो है नहीं, लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया में जो है आप बहुत अच्छे से जान जाएँगे कि 10 मीटर इधर हटे तो आप यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आ गए और 10 मीटर अगर आप उत्तर में हटे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उत्तरी गोलार्ध में आ गए। तो अक्षांश और देशांतर 2 शब्द जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की है सर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो बच्चों को जानना चाहिए, जो बीइंग सिटिज़न जो है हमें जानना चाहिए, अक्षांश और देशांतर का सिर्फ़ यही रोल है। इससे अधिक जो है बहुत हमें समझने की शायद यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय भी हमें जो है इजाज़त नहीं दे रहा है। सर अगर इससे इतर कोई आप जानना चाह रहे थे अक्षांश और देशांतर में, तो वो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रही हूँ तो मैं फिर उसे आपसे साझा करने की कोशिश करूँगी। कोई और क्वेरी सर? कोई भी क्वेरी? नमस्ते मैम। जी, मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि जी, जैसे हम मैप पे पढ़ाते हैं जैसे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है देशांतरी विस्तार है तो जैसे जी। 8 अंश 4 मिनट से है तो बच्चे बोलते हैं ये 4 मिनट हमने कैसे बनाया कि कैसे बनाइए। सर इसके पूरी कैलकुलेशन है और अब मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि जो अगर आप फर्स्ट से 5th
समझ नहीं आता। जारी जारी मैम जैसे देशांतरों में भी ऐसा ही होता है, जैसे सेकंड चलना हाँ बोलिए आप बोलिए। मैम जैसे देशांतरों में भी जैसे जैसे भारत का जो जैसे पूर्वी देश 27 25 मिनट या कुछ सेकंड आ जाता है, तो वो कैसे हम उसकी गणना कैसे करते हैं देशांतरों में? जी मैम। है कि आप लोग जो है इसका जब ऑफलाइन सेशन होगा उस ड्यूरेशन में पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मिनट और सेकंड ये दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है? आपने देखा होगा जब हम दिख रहे होते हैं 18 डिग्री, एक्चुअली मैंने इस तरह का मुझे पता नहीं था कि कुछ इस तरह की क्वेरी आएँगी। तो 18 डिग्री की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एक पॉइंट ऐसे लगा रहता है, उसके बाद जो इंच वाला अगर आप टेलरिंग का या उसका करेंगे तो इंच का जो सिंबल होता है, तो इंच में 1 इंच लगा होगा ऐसे ऊपर से कॉमा, उसे हम कॉमा के रूप में समझ सकते हैं, जी मैम। ठीक है? जैसे आपने कहा 8 डिग्री 4 मिनट, जी मैम। उसके बाद अगर कोई और जैसे 30 सेकंड, तो वो अर्थ के रोटेशन से मतलब है सर। आप देखिएगा 24 घंटे होते हैं, आपने देखा होगा लीप ईयर जो बनता है, जी मैम। वो जो आपने जो कहा है ना, वो लीप ईयर इसी के कारण बनता है, जो हमारा ये पूरी कैलकुलेशन है सर, इसके अंदर मैं बहुत अधिक इस टाइम आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। जी मैम। 8 डिग्री 4 मिनट कुछ सेकंड, तो वो कुछ सेकंड ही हमारे इकट्ठे होते जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है कहते हैं हम 24 घंटे में पूरी जो है घूमती है, लेकिन वास्तव में वो 24 घंटे में नहीं, उसमें कुछ सेकंड होते हैं और वो सेकंड जुड़ते चले जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा 5वां साल आता है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, उसमें वो 1 घंटा जोड़ दिया जा 24 घंटे सॉरी जोड़ दिए जाते हैं, इसलिए कि उस साल हमारे जो है कितने दिन हो जाते हैं 366, यानी कि वो 24 घंटे का पूरा जो है बन जाते हैं, वो मिनट हमारे जो है घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस मैं फौरी तौर पर बस इतना ही आपके साथ अभी फ़िलहाल साझा करने की स्थिति में हूँ। थैंक यू मैम। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। थैंक यू मैम। अरे सॉरी, एक सवाल मुझसे सॉरी। आपका जी मैडम नमस्कार। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। सैद्धांतिक क्वेश्चन से मैडम 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। जी, जी। एक तो मैडम ये है कि पृथ्वी घूम रही है लेकिन ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, समस्या आती है, बच्चे पूछते हैं कैमरा में। पृथ्वी घूम रही है लेकिन उसे ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, फिजिक्स का क्वेश्चन है सर, कि उसे कहाँ से जो है ऊर्जा मिल रही है। आप देखिएगा अगर पूरे सौर मंडल को बचपन से आप पढ़ते रहे होंगे कि हमारे कुछ ग्रह हैं, ठीक है? फिजिक्स का है ये, हालाँकि तब भी मैं आपसे थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी। 2 फोर्सेस काम करती हैं, ठीक है? एक अपकेंद्रीय बल काम करता है, एक अपकेंद्रीय। कोई फिजिक्स का है वहाँ साथी? मेरी बात को कोई क्लियर करेंगे? नहीं है मैडम। करना चाहेंगे? कोई नहीं है फिजिक्स का साथी? साइंस स्ट्रीम का कोई नहीं है? साइंस वाला नहीं है मैडम। चलिए तब भी मैं कोशिश करती हूँ। देखिए अगर कोई भी चीज रोटेट करे, ये देखिए जरा सर, ये अगर कोई भी चीज इस तरह से घूम रही होती है, तो एक तो ये अपना जो बाहर चारों तरफ कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपर भी कंटिन्यू 365 के आसपास जो है वजन रहता है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। उसका जो है बहुत सारी फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम नहीं लेके आएंगे। तो ऐसे ही जो दो फोर्स जो काम कर रही हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, यानी कि एक बल बाहर को लग रहा है और एक बल अंदर को लग रहा है, तो उन दोनों स्थिति को वो बैलेंस बनाते हुए हमारे जो सौर मंडल में बहुत सारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने सुना होगा ना बिजली चमकती है, तो वो कहते हैं ना क्यों चमकती है, तो वो कुछ होते हैं ऐसे धनायन, क्या है वो, मैं कुछ नहीं जान रही हूँ। आप बताइए सर, शेयर कीजिए, फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगी। बताइए सर, बिजली चमकती है ना, कौन से आयन होते हैं, वो क्यों चमक जाती है? बस वही चीज आपके जो है, जो आप कह रहे हैं कि अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी क्या है, हमारे अंदर जो हम खा रहे हैं अंदर है ना, कुछ कुछ हम, आपने देखा होगा, अगर आप कौन सी उससे है सर, 6 से ऊपर पढ़ाते हैं, 9 से ऊपर पढ़ाते हैं,
11th 12th में एक चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है सर? अगर 11th 12th में कोई साथी वहां बैठे होंगे तो वो जान रहे होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो उसमें जो है अलग अलग मेटल से जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो बनी हुई है, और उस हर मेटल का जो है गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसके अंदर रिलीज होने वाली एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सर आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे यहाँ शिक्षक साथी बैठे हैं, एक जो है मूवी है द कोर, उसे आप सब लोग जरा जरूर शेयर कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है। देखिए किसी साथी ने द कौन सी कोर, है मैम? द कोर, कोर CORE कोर, द कोर, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में है वो मूवी है। हॉलीवुड बॉलीवुड में, बॉलीवुड की ऐसा है, हॉलीवुड की बनी हुई मूवी है द कोर, तो आप कभी जरूर देखिएगा। तो आपको एग्जैक्ट जो फोर्स वाला आप बता रहे हैं ना कि पृथ्वी को जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से समझ में आएगी। बस मैं इतना ही आपसे साझा करना चाहूंगी कि जो हमारी पृथ्वी जिन मटेरियल से मिलकर बनी है वो मटेरियल कुछ एनर्जी करते हैं। दूसरा जो दो बल हैं आपके अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, वो दोनों फोर्सेस काम करती हैं, तब हमारी पृथ्वी को जो है घूमने के लिए जो है एनर्जी मिलती है। एक और क्वेश्चन मैम। जी, पृथ्वी पर जीवन है पर लेकिन सांस कैसे लेती है पृथ्वी? पृथ्वी पर जीवन है जी, लेकिन पृथ्वी सांस कैसे लेती है? नहीं समझ पा रही हूँ मैं। पृथ्वी पर जीवन पृथ्वी है, पर जीवन है लेकिन हम सांस, पृथ्वी सांस, पृथ्वी का सांस लेती है। जी जी। अच्छा एग्जैक्टली ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, कि पृथ्वी सांस कैसे ले पाती है। पृथ्वी की सांस से हम समझ क्या रहे हैं, क्या उसकी वैसे जैसे हम ब्रेथ लेते हैं वैसे होती है उसकी ब्रीदिंग? सांस की जो ब्रीदिंग है वो क्या जैसे हम लोग लेते हैं वैसे लेती है पृथ्वी? नहीं सर, वो सांस से जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो इस संदर्भ में है, पृथ्वी सांस लेती है उसका मतलब यह है कि उसके ऊपर का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो इकोलॉजी है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं। तो ये उस संदर्भ में जो है परिभाषित किया गया है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि पृथ्वी सांस लेती है, तो ये हमारी जैसी ब्रीदिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके एनवायरनमेंट से जोड़ने के कारण इसको लेते हैं कि अपनी पृथ्वी को भी सांस लेने दीजिए, उसके रिसोर्सेज का जो है खाली इतना ही यूज कीजिए ताकि जो है पृथ्वी को संभालना अपने आप को ना थैंक यू पड़े। मैम। और कोई सवाल है क्या किसी का? ठीक है मैम, आपने देना सर एक। हमारे जो शिक्षक यहाँ वो उपलब्ध हैं, ऑफलाइन उपलब्ध हैं, बहुत प्रसन्न हैं इस व्याख्यान के बाद। सर एक मैं थोड़ा सा सजेशन है मेरा बच्चों के लिए, जी जी कि जब हम जुड़े हैं तो एक आप प्लीज सारे जो टीचर्स हैं मेरा उनसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि जब आपने मानचित्र को प्रयोग को लेकर जो है अगर ये इसमें एक टॉपिक रखवाया है, तो प्लीज सर, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जो है हर सब्जेक्ट की एक आत्मा होती है। आप देखते हैं आपकी डेली लाइफ में मानचित्र बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन कभी वो हमारी समझ में नहीं आता, इस वजह से हम उसे अवॉइड कर देते हैं। कभी लगता है कि ये 3-4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए उसे अवॉइड कर देते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि 3-4 नंबर का आएगा उसी ड्यूरेशन में हम पढ़ लेंगे। तो उस चीज को प्लीज आप अवॉइड कीजिएगा, और इसको प्रैक्टिस के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कप, ये जो तीन जो मैं बार बार अल्फाबेट यूज कर रही हूँ, CUP कप, यानी कि मैप यूज करना है आपको, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, और देन उसको जो है प्रैक्टिस में, यानी कि हैंड ऑन आपको प्रैक्टिस करानी है। हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए एक सजेशन है कि आप अपने बच्चों को जब वो क्लास में आए तो आप उनको क्या कीजिए, जैसे अभी तक ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उन स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को रोटेशन से बैठाते हैं कि एक पीछे वाली सीट आगे, आगे वाली सीट पीछे। हमारे कुछ जो गवर्नमेंट है उसमें भी ऐसा टीचर्स जो है प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चे एक जगह फिक्स ना हो, कि जो कहते हैं ना बैक बेंचर्स वो ना रहे, वो सीटों को चेंज करें। तो अब आप वहां पर जो हम प्रैक्टिस की बात करें उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चों से कहें कि आप उत्तर की तरफ बैठो, दूसरे से कहें पश्चिम की तरफ बैठो, यानी कि इन दिशाओं का यूज करते हुए आप उन बच्चों को जो है बताइएगा। और जिस क्लास में जब आप आते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि आप इस जगह पर बैठे हैं तो आपका उत्तर कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सिटिंग अरेंजमेंट उनको कराइएगा और उनकी खुद मदद लीजिएगा। आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में उस कक्ष में बने रहिएगा, तो आप देखिएगा
कि बच्चों में काफ़ी हद तक अगर जो हम कहते हैं ना बच्चों का दिशाओं का ज्ञान भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनकी कम से कम इंटरेस्ट डेवलप होगा और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपका रोल थोड़ा-सा कम होगा क्योंकि बच्चे खुद से ही सीखना शुरू कर देंगे और जैसे ही मैंने देखा है इस चीज़ को फ़ील भी किया है कि जैसे ही हम लोगों के अंदर खुद इंटरेस्ट आता है तो सोर्सेज़ अपने आप मिल जाते हैं। हमें पर्टिकुलर किसी सोर्स को अलग से बुलाने की या बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि हम खुद ही उसको ढूँढने वाले बन जाते हैं। तो ये एक छोटा-सा सजेशन है जो आप अपनी क्लास में जो है बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घटक ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो मैप जब आप रीड कर रहे हो, तो उसमें जब बच्चों के लिए स्केल जब आप मैप खरीद रहे हो, तो उसमें स्केल ज़रूर हो, नॉर्थ ज़रूर हो और देन आपकी जो है उसमें जो हम बात करते हैं सिंबल्स प्रतीक चिन्ह ज़रूर हो। यानी कि एक ऑथेंटिक मैप ही लेकर आइएगा। फिर वही बात ऑथेंटिक मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हर मैप अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको इस स्केल पर बनाया जाता है। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। आप लोगों के साथ जो है टाइम जो है सर ने बहुत अच्छी-अच्छी क्वेरी रखवाई हैं। तो आई होप कि आगे भी हम इस तरह से रूबरू होते रहेंगे। मिश्रा सर। थैंक यू मैम। हमारे शिक्षक साथी निश्चित तौर पर इनके प्रश्न हैं और भी प्रश्न होंगे तो मैं ये हमको अनुरोध करूँगा कि हम भेज देंगे, फिर मैं आपको भेज दूँगा तो आप उसको उसका निदान बता दीजिएगा। मैं तो शेयर कर लूँगा ग्रुप में। और आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। और निश्चित तौर पे हमारे जनपद के समस्त शिक्षक साथी और इससे लाभान्वित हुए हैं। इनके बहुत सारे जो क्वेरीज थी, समस्याएं थी, आशंकाएं, संदेह था, उसको का निदान आपने किया है और जिस सरल भाषा में आपने किया वो बहुत ही अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी जब मैं आपसे अनुरोध करूँगा तो आपका साथ मुझे मिलेगा कम पठन पाठन कोर्स में। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन जुड़े समस्त शिक्षक साथियों की ओर से भी और अपने डाइट की ओर से भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप सभी लोगों का धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मैडम।